अच्छा, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 25 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से उसमें प्रॉफिट होता है, 17 to 25। करंट रिजीम है अफगानिस्तान के हवाले से, उसके बारे में भी कुछ बातें की गई हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसका मुख्तलिफ शहरों पर कंट्रोल नहीं है। अफगानिस्तान इज डिवाइडेड इंटू मैनी ग्रुप्स। उसमें दोहा का जो सेशन हुआ उसके बाद और उसके बाद इस्तांबुल में जो सेशन हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि तजावीज़ बहुत हो गई हैं, अब तजावीज़ का वक्त नहीं है, अब मसला हल करने का वक्त है। वो अगर जिरगा सिस्टम पे यकीन रखते हैं तो जिरगे होने चाहिए। इंसानी हकूक उनका भी हक है, खवातीन के हकूक उनका भी हक है, ये सारे मामला उस पर तय होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में ये कहा कि जो लोग तालिबान की हिमायत कर रहे हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और जिनके दिलों में तालिबान की मोहब्बत है वो बेहतर है कि तालिबान की हुकूमत के ज़रिए असर चले जाएं और पाकिस्तान में ना रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, वी टॉक के साथ मैं हूं खुर्रम शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं अमार मसूद साहब। आज के दिन की दो बड़ी खबरें हैं। एक तो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत सारे इश्यूज पे उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की, और उसके अलावा एक और खबर, अहम खबर आई है, वो ये है कि अब जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो 27वीं आईनी तरमीम ला रही है। इस तरमीम के हवाले से हम बात करेंगे और उससे पहले हम डीजी आईएसपीआर के हवाले से बात करेंगे। हमारे भाई, जो आज लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बातचीत की डीजी आईएसपीआर की जानिब से। उसमें दो तीन चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक तो ये है कि अब अफगानिस्तान का जो मसला है उसका हल निकलेगा और निकालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरा, जो उन्होंने बात की है ड्रग्स और पॉलिटिकल और टेररिस्ट के नेक्सस की, कि जो उनका एक इत्तेहाद बना हुआ है, जो मनशियात फरोशों का या स्मगलरों का, और उसके बाद जो कुछ मकामी जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं उन्होंने मकामी सियासतदानों में उनकी सरपरस्ती करते हैं, और फिर इनडायरेक्टली ये जो दहशतगर्द हैं उनको उनकी मदद की जाती है, और फिर वो अफगान तालिबान तक पैसा पहुंचता है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट थी और उनके लिए रिजल्ट था। और उसके अलावा उन्होंने काफ़ी इश्यूज पे बात की, आप वहाँ मौजूद थे, तो आप कैसे देखते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, जो सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम इश्यूज थे उनके ऊपर भरपूर तरीके से बात हुई है। बड़ा दबंग किस्म का बयानिया दिया गया है। मौजूद चाहे अफगानिस्तान का इशू हो, खारजीन की बात हो, मुज़ाकरात की बात हो, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर उन्होंने कहा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अगर पाकिस्तान की सरहदों के अंदर कहीं से दहशतगर्दी करने की कोशिश की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही हमने देखा मुज़ाकरात में भी 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का रहा कि अगर कभी पाकिस्तान के अंदर कहीं से दरअंदाजी की काविश की जाएगी तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, और इसी के ऊपर बात आगे बढ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सूबाई सतह पर भी कुछ चीज़ें बात की हैं। उन्होंने एक नेक्सस का जिक्र किया है, और वो है पॉलिटिकल क्राइम टेरर नेक्सस। और वो उसकी रीज़न ये बताई गई है कि सियासतदान अपने मफाद के लिए पुष्ट पनाही करते हैं इन खारजीन के पीछे वो स्मगलर्स हैं जो हशीश, ओपीएम, चर्च, ये सारा कुछ बनाते हैं। तीरा का बड़ा खास रेफरेंस दिया गया कि वो मनशियात की एक बहुत बड़ी मंडी बन गई है। तो उसकी बैकिंग करने वाले पहले खारजीन का, और खारजीन का मकसद, ना उनका मकसद इस्लाम है, ना उनका मकसद पख्तून नेशनलिज्म है। उनका मकसद उन मनशियात फरोशों को रोकना है, उनको डिफेंड करना है, उनके सामने की शील्ड बनना है। तो जब भी कभी उनके ऊपर अटैक होने लगता है, खारजीन फिर सामने आ जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशंस किए हैं, इसमें मनशियात को सारे मुल्क में तल्फ किया गया, और अफगानिस्तान के हवाले से भी कि असल तो खेप वहां से आती है, और ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए। तो टेरर क्राइम, ये क्राइम और टेरर नेक्सस जो है, ये इस पर बहुत खुलकर बात हुई। और हम रियलाइज नहीं करते कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल बयानिए क्रिएट किए जाते हैं उसके पीछे ना मकसद एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है, ना उसके पीछे कुछ और मकसद होता है। उसके पीछे अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करना होता है। उन्होंने बल्कि बताया कि 12,000 एकड़ पे जो है वो पोस्ट काश्त हो रही है, और पर एकड़ 18 से लेकर 25 लाख रुपए तक मुनाफा है। और जब ये कारोबार होता है, बेचते हैं, तो इसमें से मकामी लोग भी अपना हिस्सा लेते हैं, फिर उनके जो पॉलिटिकल जो उनके वो सरबराही करते हैं, वो करते हैं, उनको बचाते हैं, वो उसमें हिस्सा लेते हैं, और फिर ये हिस्सा अल्टीमेटली अफगान तालिबान तक पहुंचता है, और उसके बदले में जो मनशियात है वो पूरी दुनिया में स्मगल होती है और पाकिस्तान के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाई जाती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 25 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से
उसमें प्रॉफिट होता है 17 to 25। और इसके फिर जब प्रॉफिट होता है, ये इतना नॉर्मल प्रॉफिट है, इसके 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा उस शख्स को मिलता है जो बुनियादी तौर पर ये काश्त करता है, एक हिस्सा जो इसको स्मगल करता है, और एक हिस्सा खारजीन के हिस्से में आता है, क्योंकि वो इनकी फ्रंट लाइन बन जाते हैं। तो भी इस पर बहुत ज्यादा बात हुई, लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई वो अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हुई। अफगानिस्तान को बल्कि धमकी आमेज या धमकी आमेज कहें या दबंग अल्फाज में बता दिया गया कि भाई अगर आप खुद अपने मसाइल हल कर लें, नहीं हल करेंगे तो फिर हल हमें करना आता है। दूसरा जो करंट रजीम है अफगानिस्तान के हवाले से, उसके बारे में भी कुछ बातें की गई हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसका मुख्तलिफ शहरों पर कंट्रोल नहीं है, अफगानिस्तान इज डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स, और एक हुकूमत जो अपने आप को बुरी कहती है, जब उसका कंट्रोल नहीं है, जो आज तक ना जिरगा बुला सकी है, ना इंसानी हकूक पर कोई बात कर सकी है, ना खवातीन के हकूक के ऊपर बात कर सकी है, ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी दे सकी है, ना कोई माशी पॉलिसी दे सकी है, तो ऐसी हुकूमत तो अबूरी है, अबूरी रहेगी जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, अफगानिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। और उसके अलावा उन्होंने जो आज जो रिजल्ट में, पहले भी खैर एक दो दफा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, लेकिन आज जो नजर आया उनका जी अब तजावीज बहुत हो गई हैं मुज़ाकरात। और याद रहे कि ये मुज़ाकरात के 2 दौर के बाद वो ये बात करें, उसमें दोहा का जो सेशन हुआ उसके बाद, और उसके बाद इस्तांबुल में जो सेशन हुआ उसके बाद उन्होंने कहा जी तजावीज बहुत हो गई हैं, अब तजावीज का वक्त नहीं है, अब मसला हल करने का वक्त है। और मसला अगर अफगान तालिबान हल नहीं कर सकते तो वो मसला फिर हम हल करेंगे, और हमें हल करना आता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बुरी हुकूमत कब तक रहेगी, ये बुरी हुकूमत को एक दिन जाना है, और अगर वो मसाइल पे काबू नहीं पा सकते तो उन्हें जाना पड़ेगा, उन्हें कुछ ना कुछ एक परमानेंट सेटअप लेके आना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल काफी वाज़ेह हो गई है, और अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जब 6 नवंबर को एक और सेशन हो रहा है इस्तांबुल में, उसमें सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। और अब मेरा ख्याल है इस महाज पे भी पाकिस्तान इंशाल्लाह पता समेटेगा और ये मसला हल करके दम लेगा। बिल्कुल, अफगानिस्तान का जब तक सोल्यूशन नहीं होगा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी बंद नहीं होगी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। दहशत गर्दी वहां से हमारे यहाँ लाई जाती है, उसके ऊपर पॉलिटिकल नेक्सस भी है, उसमें स्मगलर्स का भी नेक्सस है, लेकिन तालिबान भी वहां से आते हैं, टीटीपी वालों को भी वो पनाहगाहें फराहम करते हैं, खुद उनका टीटीपी पे कंट्रोल नहीं है, या किसी जगह वो अपने नैरेटिव के हवाले से टीटीपी के सामने कॉम्प्रोमाइज्ड है। अफगानिस्तान लगता है कि 3 हिस्सों में बटा हुआ एक मुल्क है, तो एक मुल्क जिसमें गवर्नेंस ना हो, जिसमें कोई हुकूमत ना हो, और वो आपका नेबरिंग कंट्री हो जहां से जराइम की एक बड़ी खेप आपके यहाँ आती हो, तो फिर उसके बारे में आपको फिक्रमंद होना चाहिए। मुझे यूं लगता है कि अफगानिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत की बड़ी ज़रूरत को महसूस किया गया है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है, वो अफगानिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके लोगों को भी नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। वो अगर जिरगा सिस्टम पे यकीन रखते हैं तो जिरगे होने चाहिए, इंसानी हकूक उनका भी हक है, खवातीन के हकूक उनका भी हक है, ये सारे मामला उस पर तय होने चाहिए। दूसरा, एक बात बड़ी क्लियर की गई कि पाकिस्तान कोई अफगानियों का दुश्मन नहीं है, वो हमारे भाई हैं, और हमारे साथ उन्होंने एक जंग भी लड़ी हुई है, तो हमारी उनके साथ दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी खारजीन के साथ है, हमारी दुश्मनी जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान वालों के साथ है, कि उनको सबक सिखाना है और उनको दहशतगर्दी से रोकना है। फिर इसमें हमें यह भी बताया गया कि जो पाकिस्तानियों की जज्बात है ना अफगानियों के हवाले से, देखिए हमने बड़े एहसानात किए हैं, 50 साल उन्हें अपने पास रखा, इज्जत दी, खुराक फराहम की, उनको शनाख्ती कार्ड दिए, उनके कारोबार शुरू हुए। तो जो उन इलाकों के पाकिस्तानी हैं जो सरहद के पार, और उसके कुछ कमेंट्स भी दिखाए गए थे, वो बड़े सख्त रंजीदा हैं कि एक तरह के लोगों के साथ हमने इतना अच्छा सलूक किया, और उन्होंने हमसे कैसी एहसान फरामोशी की, उन्होंने हमसे कैसी बेवफाई की। बल्कि कुछ कमेंट्स में ये भी कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान से, जो कि उनका सबसे बड़ा मोहसिन है, उससे कैसी गद्दारी की। अच्छा, इसके अलावा भी 1-2 और बड़ी दिलचस्प बातें थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो
उन्होंने उनसे जब सवालात हुए और उन्होंने जवाब दिए तो एक चीज़ बड़ी खुलकर सामने आई कि जो नए वज़ीर आला हैं KPK के, इनके साथ अगरचे कोर कमांडर ने मुलाकात की है, उनको मुबारकबाद दी है, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी की सेंट्रल कमांड है उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन और लेंथ नहीं है। उसमें सवाल ये हुआ कि उन्होंने जो एक फील्ड मार्शल ने वहाँ पे जज्बा किया उसमें वो इनवाइटेड नहीं थे, और उसके बदले में जो इन्होंने एक कमेटी बनाई है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी, उसमें मिलिट्री का नुमाइंदा शामिल नहीं किया। तो उस पर भी DGISPR के जो कमेंट्स थे वो बड़े वाज़ेह थे कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। और दूसरा, उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में ये कहा कि जो लोग तालिबान की हिमायत कर रहे हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और जिनके दिलों में तालिबान की मोहब्बत है वो बेहतर है कि तालिबान की हुकूमत के ज़ेरे असर चले जाएं और पाकिस्तान में ना रहे। तो ये भी बड़ा दिलचस्प एक था इसमें। हाँ, दूसरा जो KPK के हवाले से कुछ लोग, चूंकि ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है सुहेल आफरीदी साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ये बात क्लियर कर दी गई कि ये जो गवर्नर राज वाली थ्योरियां चल रही है ना, इसमें कोई खास हकीकत नहीं है। ये बहुत लंबी जंप ख्यालात की आप मार रही हैं तो फिर गवर्नर राज तक बात पहुंचती है, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से हुई, वो हर दफा दोहराई जाती है। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात थे, उन 14 नकात में से एक पर अमल हुआ, और ये पहला नुक्ता था, और उसमें ये था कि इन दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करना है और कुव्वत से इनके साथ निपटना है। लेकिन उसमें उसके अलावा बाकी 13 नकात के ऊपर अमल नहीं किया। नया निसाब बनना था, मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी थी, सिविल हुकूमत के बहुत सारे काम थे, उन पर अमल नहीं किया गया। तो उसके ऊपर जाहिर है वो अफसोस का इजहार किया गया और तवक्को की गई कि आइंदा नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर अमल किया जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसपे शायद ज़्यादा लोगों ने तवज्जो नहीं दी, वो भी एक सवाल किया गया था, और सवाल में रेफरेंस था अमेरिकी सदर ट्रंप के एक हालिया बयान का जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया अभी एक और। तो इस सवाल के जवाब में जो DGISPR थे उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की। उन्होंने ये कहा कि ये एक मुसलसल तरक्की वाला अमल है और ये होती रहती हैं, इस तरह की चीज़ें टेस्ट होते रहते हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पब्लिक में बयान किया जाए। इसके ये उन्होंने कहा कि रूटीन का हिस्सा है, इस तरह के टेस्ट चलते रहते हैं, जो कि कम से कम मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान अभी भी जो अपना हमारा डेटरेंस है, जो हमारी कुव्वत है, ताकत है एटमी, उसमें मुसलसल आगे बढ़े जा रहा है और मजीद डेवलपमेंट उसमें की जा रही है। बिल्कुल सही है ये बात, और इसमें जाहिर है अगर तरदीद नहीं की गई ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन मुझे यूं आज ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इम्प्रेशन था कि बड़े हौसले के साथ हम डटे हुए हैं। हमारे जो चॉक आउट हो चुका है प्लान, हमने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। कोलेटरल डैमेज की भी एक जगह बात हुई, उन्होंने कहा यार देखें, अगर कोई शख्स दहशतगर्द को पनाह दी हुई है उसने, और हम उससे उन इलाकों में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन लोगों के घरों से निकालें, और उसके बावजूद आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो फिर अगर वहां पर कोई अटैक होता है तो और वो शख्स भी जाता है जान से, तो फिर ये कोलैटरल डैमेज में नहीं आएगा। वो भी दहशतगर्द था और उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए थी। अच्छा, ये तो चले हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बातें की। एक और बड़ी अहम जो आज डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वफ्द जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में उनके वालिद मोहतरम सदर आसफ अली जरदारी से मिलने आया, और वो बिलावल भुट्टो भी उस वक्त मौजूद थे, उनसे मुलाकात की और उन्होंने उनकी मदद मांगी है 27वीं आईनी तरमीम पर, जिसका मतलब ये है कि अब हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अब जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम की तरफ। और उसमें दो मेजर चीज़ें अब तक सामने आई हैं। एक तो ये है कि जो आईनी अदालत है, जो पिछली दफ़ा जब 26वीं आईनी तरमीम की जा रही थी तो उसका भी हिस्सा था, लेकिन बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसकी मुखालफत की थी और उस पर इसको फिर आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया था। तो अब शायद हुकूमत जो है वो जी चाह रही है कि दोबारा आईनी अदालत की तरफ जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी तरमीम जो आइन के आर्टिकल 243 में करने जा रही है, वो है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांड के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर जो होते हैं वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर होते हैं, और वो
तकर्रियाँ करते हैं और जो मुलाजमतें होती हैं वो उनके आखिरी दस्तखत उसके होते हैं। आपको याद होगा जब मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की तकर्री हो रही थी तो वज़ीर आज़म ने इसकी तजवीज़ दी थी और उस पर दस्तखत उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने करने थे और उन्होंने काफ़ी इस पर पुसो पेश से काम लिया था और बिलाकर वो लाहौर गए थे खुसूसी तैयारे पर इमरान खान से मिलने और उसके बाद उन्होंने दस्तखत किए थे। तो ये एक अहम मामला है, अभी इसकी मजीद तफसीलात खुल के सामने नहीं आई, लेकिन ये बहरहाल तरमीम बहस है। तो इसमें अमार साहब आपकी क्या राय है और तजज़िया है? दो बातें सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर्स ने छेड़ी। एक तो ये है कि क्या आर्मी चीफ को दोबारा तैनाती का खत इस दफा लेना पड़ेगा 26 नवंबर को आई गेस, तो मेरे ख्याल में वो उसकी जरूरत नहीं है, वो तो आइन में बात क्लियर हो गई भी है और वो अब बात खत्म हो गई है, वो 5 साल के लिए तैनाती है। दूसरा जो अभी बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया है वो 27वीं तरमीम, अच्छा अभी तक बहुत सारे लोग इस बात को ख्वाब समझ रहे थे, ख्याल समझ रहे थे, ऐसे यूट्यूबर की बात समझ रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो के बयान के मुताबिक एग्जिस्ट करती है। अच्छा नहीं रही, आ गई, नहीं रही, आ गई हुई है। अच्छा उसमें ये जो कानूनी बात है कि सदर मुमलिकत करते थे और इस तरह की बातें, ये बहरहाल कानूनदान इसमें जाने, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको क्रक्स एक बात का बता दूं। देखिए आइन मुकद्दस डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आइन अगर 1973 में लिखा तो उसमें तरामीम नहीं हो सकती। जो कानून साज असम्बलियों को हम इसीलिए कानून साज असम्बलियाँ कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर आइन साज होती हैं, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए, उनकी फलाह के लिए, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, इदारों को ठीक करने के लिए उसमें तरामीम होती है। माजी में भी आई। कानून साज असम्बलियों का बुनियादी काम ही वो तरामीम है। तो ये इस तनाजुर में अगर कोई 27वीं तरमीम को देखता है तो मैं ये जरूर समझता हूं कि आइन के अंदर तरमीम करना कानून साज नुमाइंदों का हक होता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आइन में तरमीम नहीं हो सकती। आइन में अवामी नुमाइंदे तरमीम कर सकते हैं और इसीलिए असम्बलियां होती हैं। अच्छा अमार साहब, पिछली दफा जब हमने देखा जब 26वीं यानी तरमीम आई थी तो मौलाना फजलुर रहमान का काफी क्रूशल रोल आ गया था और उन्होंने उसमें काफी रेजिस्ट भी किया और अपने मुतालबात मनवाए और काफी दिनों की ले दे के बाद, बहस तमीज के बाद, मुलाकातों के बाद जाके वो राजी हुए बहुत सारी कतौबरीद के साथ जो बेसिक ड्राफ्ट था उसमें, और उसके बाद फिर उन्होंने वोट दिया। इस मरतबा भी मौलाना अभी पहले से ही कुछ उन्होंने एक हार्ड लाइन लेना शुरू कर दी है। अभी तरमीम का मुसवदा शायद गालिबन फाइनल नहीं हुआ तो उन्होंने एक हार्ड लाइन लेना शुरू कर दी है। पंजाब में आपने देखा जो हुकूमती इक़दाम था, जो आइमा कराम को माली मदद देने का, उसकी उन्होंने मुखालफत की है और वो उससे पहले उन्होंने डेरा इस्माइल खान में एक जलसे से खिताब करते हुए अपने कारकुनों को इस्लामाबाद आने के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी किया। फिर उन्होंने पंजाब में भी एक और जलसे में ऐसे ही किया और उसके बाद उनकी हार्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो कितना आसान होगा हुकूमत के लिए आईनी तरमीम करवा देना। और याद रहे कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो पिछली दफा का ड्राफ्ट था उसमें आईनी कोर्ट की एक शिक शामिल थी जिसको मौलाना ने खत्म करवाया था। तो अब कितना आसान होगा ये करना? मेरे ख्याल में अब जो सूरत हाल हो गई है उसमें कुछ ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। मौलाना के लहजे में तुंदी जरूर आई है, लेकिन वो तुंदी अभी तलखी तक नहीं पहुंची। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी रियासत के मौजूदा सिस्टम का इदराक है और मौलाना कभी भी उस सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहते। वो जब तकरीर करते हैं बड़े मुदल्लल तरीके से अपने बयान देते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि रियासत की रेड लाइन्स क्या हैं और उन रेड लाइन्स का उन्होंने हमेशा पास किया है। मदारिस के हवाले से उनका बयान जो है वो बड़ा तकलीफदेह भी था। बेसिकली हुकूमत अपने दायरा कार को वसी करना चाहती है मदारिस तक, कोई भी हीला हो। मौलाना साहब ये करना नहीं चाहते, लेकिन मुझे यूं लगता है जल्द या बदेर वो सारा कुछ करना पड़ेगा और रियासत को उन चीज़ों का, मदारिस का कंट्रोल लेना पड़ेगा या उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ मदारिस को चलना पड़ेगा। सारी दुनिया में यही होता है, ये कोई अचंभे की बात यहाँ पर नहीं होगी। आईनी अदालत के हवाले से भी जो बात आपने की तो लगता है कि वो ज्यादा देर की बात नहीं है। अब ये आईनी अदालत बंद कर रहेगी और इस दफा तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो वन पेज पे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके बारे में ये समझ लेना कि वो कोई एलियन है इस सारे सिस्टम में, तो ये मेरे ख्याल में दुरुस्त बात नहीं है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी एक समझौते से, समझदारी के तहत इस सिस्टम में आगे बढ़ रही है, मौलाना भी इसके स्टेक होल्डर हैं और वो नहीं चाहेंगे कि ताकत के इस खेल में से बाहर निकल जाए।
चलें जी, उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी तब्दीली आएगी पाकिस्तान में वो मस्बत होगी और पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए एक अच्छी साबित होगी और ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेगी। और इसी उम्मीद के साथ हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसे तबसरों और ख़बरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़.pk।